वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री बीए सेकंड सेमेस्टर में आखिरकार कौन कौन से चैप्टर जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के अगर बताएं आपको तो मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस आज के वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपको मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास के ये पहलुओं को आपको जानना परम आवश्यक होता है। तो उन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा, उन्हीं को बताऊंगा क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ओके, इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर पहले से ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के उसको देख लीजिएगा। और बाकी जो लिखित वाला मॉडल पेपर होगा मैं जल्द ही दे दूंगा। और इसके अलावा ही आज रात के 9 बजे से आपकी क्लास होगी होम साइंस की। होम साइंस ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर पर लगभग उसके 121 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो आप लोग वह वीडियो अवश्य देखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, इसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री के जो है कल या फिर आज ही अगर प्रयास रहेगा तो आज भी इसका 8 बजे से लाइव देने का प्रयास, या फिर अगर रहेगा तो मैं व्यवस्थित करूंगा। अगर हो सकेगा तो वीडियो 1 घंटे पहले आपको लगी हुई मिल जाएगी। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिस्ट्री जो है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, सॉरी हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, यहाँ पर हिस्ट्री लिख गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया आपको पढ़ना है 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी। अच्छा, 1206 ईस्वी में होता क्या और 1757 ईस्वी में क्या होता है? तो 1206 ईस्वी में होता है कि जो आपका जो तुर्क होते हैं एक्चुअली में आपके 712 ईस्वी से आप देखेंगे कि तुर्क आक्रमण जो है या जो विदेशी आक्रमण है, मुस्लिम आक्रमण खास करके, वो होना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से, जैसे आप देखेंगे 712 में आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम हो गया, या इसी प्रकार से और भी आप देखेंगे जो है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी, इस प्रकार से लोग आते रहते हैं, ठीक। तो वो सब क्या करते हैं, इल्तुतमिश हो गया या इसी प्रकार से अन्य लोग हैं, तो वो सब होते होते क्या करते हैं, ये सब जो है यहीं पर आते आते पहले तो केवल धन लूटने के मकसद से आते हैं, फिर उसके बाद में होता क्या है कि यहाँ के धन को लूटते हुए जाते हैं। 17 बार लगभग जो है अलग अलग लोगों ने लूटा, मतलब कि 17 बार महमूद गजनबी ने जो है स्वर्ण मंदिर को, आपको पता ही होगा, लूटा, और फिर भी उसका धन जो है ख़त्म नहीं हो पाया। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि हमको समझनी है। तो यहीं से चूंकि क्या होता है कि भारत में एक प्रकार से मुस्लिम जो आक्रांता होते हैं वो पहले धन को लूटने के मकसद से आते हैं, और दूसरी बात थी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चूँकि उसी समय जो है थोड़े दिन पहले ही इनका धर्म बना हुआ था। तो उसी धर्म का प्रचार प्रसार और धन कमाने की इच्छा से ये लोग जो है विदेशों पर आक्रमण करते थे और वहाँ से धन लूट करके अपने जो है वहाँ पर ले आया करते थे, अपने देश में, अपने जो है जन्मभूमि पर। तो होता क्या था कि ये लोग भी ऐसे आते गए, लेकिन क्या हुआ कि भारत में आए तो कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है सत्ता जो है स्थापित करनी चाहिए। और इसी श्रृंखला में आप देखेंगे 1206 ईस्वी में आकर के एक सल्तनत की स्थापना होती है, एक डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से ही प्रारंभ होती है, दिल्ली सल्तनत। तो ये जो सल्तनत है दिल्ली सल्तनत, इसी में आप देखेंगे कई वंश आएंगे, आप अलग अलग वंशों के नाम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, सैयद वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जो है क्या वंश पढ़ेंगे, जिसमें बाबर आता है तो वो जो है इब्राहिम लोधी वाला वंश है, तो लोधी वंश पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आप जो है पहले गुलाम वंश पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। गुलाम वंश में आप देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्तान हो गई, ठीक है, ये सब आती हैं। और इसके अलावा और तमाम प्रकार के तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, और जो है और फिरोज शाह तुगलक हो गए, ये सब आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग प्रकार से लोग आते रहते हैं और इस चीज़ें होती रहती हैं। अब चर्चा करेंगे हम उसके बाद में क्या है। तो दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर के जो वंश हैं लगभग 5 वंशों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, खास करके अभी सिलेबस में जो संकलित होगा मैं उसको देखूंगा। उसके बाद में एक ओवरव्यू आपको सिनेरियो दे रहा हूँ कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद में चूंकि 1206 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता जो है भारत में आना प्रारंभ हो जाते हैं और सत्ता एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। और 1757 ईस्वी में होता क्या है, एक युद्ध भी 1757 का फेमस है, प्लासी का युद्ध, जिसमें जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें खास करके भारतीयों की हार हुई थी। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था
वो भी कहीं ना कहीं पे 1757 ईस्वी में हुआ था। और आपको यहाँ पर बता दूं कि 1757 आते आते आप देखेंगे कि मुगल सल्तनत जो है या जो मुगलिया सल्तनत है, ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, अपनी पतन की ओर अग्रसर थी। और लगभग 1757 आते आते तक ये पतन में आ चुकी थी पूर्ण रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं था, कोई शंका नहीं थी। ओके, अब मुगल सल्तनत जो मतलब कि मुगल काल के जो राजा बचे हुए थे वो एक प्रकार से वैसे थे, उनकी कोई महिमा नहीं थी उतनी ज़्यादा। तो ये इस प्रकार से चीज़ें हो रही थी। और 1707 ईस्वी में आप देखेंगे जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से कहीं ना कहीं पे मुगल सल्तनत की जो नींव होती है वो डोल जाती है एकदम से, मतलब कि हिल जाती है। और उसके बाद में उस नींव को सुधारने का कार्य किसी भी राजा के अंतर्गत, यानी कि उतनी शक्ति भी राजा के अंदर नहीं थी जो भी बादशाह है। और इसके अलावा जो है उधर मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था, शिवाजी जैसे वीर योद्धा का उदय हो रहा था। और इसी प्रकार से तो इन सभी लोगों ने दमन किया और कहीं ना कहीं पे इनकी जो नीति थी। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझ लेनी आवश्यक है, कभी कभी जो प्रश्न पूछता है कि मुगल सल्तनत के पतन के कारण बताइए, तो जो मुगल सल्तनत के पतन के कारण थे वही जो है मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण। तो कुछ कारण, लगभग 4-5 कारण सेम ही होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा तो 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। हालांकि और यहाँ पर एक बात और, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 पेपर होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि पेपर फर्स्ट में तो उस यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, चूँकि 1206 ईस्वी में क्या होता है, गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। और 1526 ईस्वी में आप देखेंगे लोधी वंश की समाप्ति हो जाती है। क्योंकि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है इसी युद्ध में, यानी कि बाबर पराजित कर देता है। मात्र 25 लाख सैनिक बाबर के पास थे, 1.5 लाख सैनिक थे इब्राहिम लोदी के पास। लेकिन कहते नहीं कि घर के भेदी लंका ढाम, तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि घर के ही लोगों ने जो है एक प्रकार से उसका साथ नहीं दिया और चालबाजी के माध्यम से इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है। तो एक प्रकार से, और तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग भी बाबर ने इसी में किया था। और इसी के अलावा आप देखेंगे कि बाबर जो था उसने 3 तरीके से घेर लिया था। पहली बार तोपों का प्रयोग भी भारत में इसी युद्ध में होता है 1526 ईस्वी में। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो चूंकि जो है पेपर 1 में क्या पढ़ाया जाएगा आपको, 1206 ईस्वी, चूंकि जो है जब दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत को एक पेपर में और मुगल सल्तनत को, यानी कि जो है जो मुगल काल है उसको एक पेपर में। तो मुगल काल एक पेपर में यानी सेकंड पेपर में, और दिल्ली सल्तनत जो है आपका फर्स्ट पेपर में, मुगल काल सेकंड पेपर में। यानी 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो समय काल है ये दिल्ली सल्तनत का समय काल है। और 1526 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी का जो काल है, 1526 में चूंकि बाबर आता है, बाबर ने 1526 में युद्ध लड़ा और उसके अंदर दिल्ली सल्तनत पर जो है मुख्य रूप से मुगलों का कब्जा हो जाता है। मुगल अब यानी बाबर आ चुका है, बाबर यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा और मुगल सल्तनत यानी मुगल काल की स्थापना बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है। और ये मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। उसके बाद में उसका लड़का हुमायूं, हुमायूं के बाद में उसका लड़का, इसी प्रकार से आते रहेंगे, ठीक है। और क्या करते रहेंगे, शासन करते रहेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि 1757 ईस्वी तक जो है ये मुगल सल्तनत एकदम से हिल जाएगी। यानी 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक तो मुगल सल्तनत एक प्रकार से बड़ी जोड़ तोड़ों से चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और चूंकि 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की और यहीं से डोल जाती है इसकी नींव पूरी। तो 1526 से 1757 ईस्वी का जो समय काल है ये मुगल वंश का समय काल है। तो ये पेपर 2 में पढ़ाया जाता है। तो समझ में आ गई बातें। अच्छा, और इसी के साथ साथ आपको पैरेलल में आपको एग्रीकल्चर एंड पेंटिंग वगैरह जो मुगल पीरियड के लिए, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। और जो भक्ति मूवमेंट हुए हैं इसके बारे में आपको, यानी कि इकाई 7 और इकाई 8 में आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आइए हम चर्चा करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित सिलेबस है, सभी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस है। और जिस यूनिवर्सिटी में एक ही पेपर होता है उसमें 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का पूरा समय काल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको भटकने की, कहीं पर जो है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा चैनल है जो कि आपकी सारी समस्याओं को अपने वीडियो के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास करता है। और आप लोगों का प्यार यही है जो कि मैं आप लोगों के लिए लगातार बना हुआ हूँ। ओके, तो ये सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बीए द्वितीय सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर, मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक को आपको पढ़ना है। यानी कि 12 जो है आपको 1206 एडी से लेकर के 1757 एडी के बीच तक आपको पढ़ना है। अब देखिए इकाई 1 में क्या हमको पढ़ना है, इकाई 2 में क्या पढ़ना है, इकाई 3 में क्या पढ़ना है, इकाई 4 में क्या पढ़ना है, सभी को हम विस्तार समझते हैं बिना समय गवाए हुए। ओके,
तो पहला, चूंकि मैंने सिनेरियो इसलिए बताया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में आखिरकार क्यों आपको पढ़ाया जाता है। और आपको पता होगा इससे पहले आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में 1206 तक आपने इतिहास को पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। मेडिवल हिस्ट्री के आपने जो है 1206 ईस्वी से प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक के इतिहास को आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। हर्षवर्धन वगैरह के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना। तो जहाँ तक हिंदू शासक था वो तो आपने पढ़ लिया फर्स्ट सेमेस्टर में। अब जो मुगल काल आता है यानी कि जब 1206 ईस्वी से प्रारंभ देखेंगे आप, तो अब यहाँ से सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इसके आगे आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उसके आगे आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, देखिए पहला आपके समझ क्या है, पहली इकाई द अर्ली तुर्क्स एंड द खिलजीज, यानी कि आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, अर्ली तुर्किस यानी कि तुर्कों का जो उदय हुआ भारत में उसके बारे में जानना है, और खिलजी जो खिलजी वंश है उसके बारे में जानना है। ओके, यहाँ पर देखेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, चूंकि जो तुर्क हैं वो खास करके गुलाम ही है, तो गुलाम यानी गुलामों का गुलाम भी इसी में आप देखेंगे, प्रश्न मैंने बताया भी था आपको। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट आपका बारे में पर उसको देख लीजिएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं जल्द ही आपको इसका एक और ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर आपको दे दूंगा, और उसके बाद में एक मैं महासंग्राम वीडियो भी इसकी दे दूंगा। इसके अलावा एक लिखित मॉडल पेपर, एक क्या 2 3 4 लिखित मॉडल पेपर आपको दे दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और चैप्टर वाइज वीडियो भी हो सकता है आपको समय आने पर प्रोवाइड करवाई जाए, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आप पढ़ सकते हो शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से। तो आप बस जो है कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सभी दोस्तों के पास शेयर करो। ओके, इस समय यार बहुत ज़्यादा जो है चैनल जो है बहुत डाउन चल रहा है, तो आप लोग मदद करो, थोड़ी सी शेयर करो वीडियो को, अपन देखो वीडियो, पढ़ो लिखो यार। और आप लोगों के लिए खास करके इसलिए देखिए सेकंड सेमेस्टर के लिए ही मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ आप लोग, ताकि पढ़ें और अच्छे अंक प्राप्त करें। ओके, चले तो पढ़ना इसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में हमको देखना है। अच्छा, हम सभी के बारे में देख लेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा द तुगलक एंड लोधी, यानी तुगलक वंश और लोधी वंश। अब इसमें देखिए सैयद वंश, सैयद वंश भी आपको थोड़ा बहुत वैसे पढ़ने के लिए सिलेबस में शामिल नहीं, लेकिन सैयद वंश थोड़ा सा क्योंकि कम रहा है और उसके बाद में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सैयद वंश के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। और इसके अलावा जो आपका जो बचा था यानी गुलाम वंश, तो गुलाम वंश, ओके, यानी स्लेव डायनेस्टी जिसको कहते हैं, तो गुलाम वंश और सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश, ये 5 वंश जो हैं ये दिल्ली सल्तनत के वंश हैं, इनके बारे में पढ़ना है, जिनमें से इंपॉर्टेंट है आपका तुगलक वंश, लोधी वंश और खिलजी वंश। इसको तो आपको छोड़ना नहीं छोड़ना है। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को तो एकदम से पढ़ना, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सभी के बारे में तो आप भूल ही नहीं सकते हो। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी, इन सभी के बारे में तो आपको, बहलोल लोधी, इन सभी के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, इनसे भूल ही नहीं सकते हो इनको। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, तो तुगलक और लोधी वंश के बारे में जानना, उनके शासकों के बारे में, उनका जो सिस्टम क्या रहा है इसके बारे में। हालांकि यहाँ पर उसके बाद में क्या होता है, जब लोधी वंश यह सब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में क्या मुगल एम्पायर शुरू होता है, द मुगल्स। मुगल्स में आप देखेंगे बाबर जो था 1526 में आता है। उसके बाद में क्या होता है, उसका लड़का हुमायूं, उसके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, अब इस बाबर और हुमायूं के बारे में जो एक प्रकार से अच्छा, इसी के साथ साथ हुमायूं के पैरेलल एक और जो है महान, एक प्रकार से महान नहीं बोल सकते उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी हुमायूं को कई 2 बार तो लगभग हराया ही किसने, जो है शेर शाह सूरी ने। और उसी समय शेर शाह जो है अपने चरम उत्कर्ष पर था, हुमायूं की गद्दी को छका करके अब खुद बैठा। और इसी के बारे में जो है इंटरल्यूड ऑफ शेर शाह विथ स्पेशल रेफरेंस टू, यानी शेर शाह के हमको क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन शेर शाह का, यानी कि जो शेर शाह का प्रशासन उसके बारे में, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है इसका, यानी कि जो भूमि कर से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानना है हमको, यानी भूमि कर व्यवस्था, यानी भूमि कर प्रणाली शेर शाह सूरी की, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बारे में हमको जानना पड़ेगा। चूँकि आप देखेंगे बाबर ज़्यादा साल तो रहे नहीं, ठीक है, 30 तक ये बाबर की मृत्यु हो जाती है 1930 तक। ओके, मतलब कि सॉरी 1930 बोला, 1530 तक, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा, तो पानी, उसके बाद में फिर खानवा का युद्ध लड़ता है बाबर, इसके बाद में और भी युद्ध लड़ते रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं, और 30 में फाइनली जो है बाबर की मृत्यु भी हो जाती है। तो चूँकि शेर शाह ही इस पर प्रभुत्व स्थापित कर रहा था, और बाबर के 4 लड़के थे, जो है हुमायूं सबसे बड़ा था, उसमें अस्करी, हिंदाल और इसके अलावा और कामरान, ये सब जो है इसके लड़के थे। हुमायूं के भाइयों में आपस में मतभेद भी था,
तो आप देखेंगे कि जो है शेरशाह जो है एक प्रकार से प्रबल मतलब वो भी था। इसका नाम शेरशाह इसे लिखा गया क्योंकि बचपन में शेर से लड़ा था, इस प्रकार से कुछ बातें थी। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो इसको बारे में हम समझना है। उसके बारे में इकाई 4 में आपको क्या पढ़ना है? इकाई 4 में अकबर टू शाहजहाँ, यानी कि अकबर से लेकर के शाहजहाँ तक के जो राजा हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। खास करके विशेष रेफरेंस आपको अकबर के बारे में देनी है और शाहजहाँ के बारे में पढ़ना है। ओके। और अच्छा, यहीं पर देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था जो थी, मनसबदारी सिस्टम वो अकबर के द्वारा, तो ये भी पढ़ना है हमको। इसके अलावा रिलेशन विथ राजपूत, इनका राजपूतों के साथ क्या रिलेशन रहा है, और ख़ास करके महाराणा प्रताप के साथ इनका रिलेशन क्या रहा है अकबर का। क्योंकि अकबर से आप देखें, चूँकि कहा जाता है कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। आप विवेक बिंद्रा जी की वीडियो इस बारे में पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा उसको, उसमें बड़ी अच्छी जानकारी उन्होंने दी है अकबर और राणा जो है प्रताप सिंह जी के बीच में। तो आप देख लीजिएगा राणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप। तो ओके, तो जो है राजपूत और महाराणा प्रताप जी के जो है से क्या संबंध रहा अकबर और इन मुगल सल्तनत के लोगों का। इसके अलावा अकबर वगैरह की जो या शाहजहाँ की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, यानी कि जो धार्मिक नीतियाँ थी, इनके बारे में भी आपको जानना है। तो ये भी एक प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आप देखेंगे जो है पांचवा जो आपका इकाई आती है, उसके अलावा बाद में आपको औरंगज़ेब, पांचवी इकाई में आपको औरंगज़ेब के बारे में पढ़ना है। औरंगज़ेब जो है इसका जो है राजपूत रिलीजियस एंड जो है डेक्कन पॉलिसी क्या थी, यानी कि राजपूतों की नीति, यानी राजपूतों से इसकी किस प्रकार से संबंध था, या किस किस प्रकार की राजपूतों के प्रति कौन सी नीति को अपनाता था, किस नीति को अपनाता था कौन, ये औरंगजेब जो था। और दक्कन पॉलिसी, इसकी जो दक्कन पॉलिसी थी, यानी कि जो दक्षिण की विजय थी, यानी दक्कन की विजय थी, वो क्या दक्कन नीति क्या थी, दक्कन पॉलिसी क्या थी। इसके अलावा डिक्लाइन एंड जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स, यानी कि इसी से आप देखेंगे औरंगजेब से ही डिक्लाइन माने पतन होता है। तो इसका पतन किस प्रकार से होना प्रारंभ होता है, किसका, औरंगजेब का, और किस प्रकार से एक प्रकार से धराशायी हो जाता है औरंगजेब, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। और किस प्रकार से मुगल एम्पायर, यानी कि किस प्रकार से मुगल एम्पायर का पतन होता है और इसका एक प्रकार से क्या होता है, खात्मा होता है मुगल एम्पायर का। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से और भी आगे हम बढ़ते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये पाँचवीं इकाई में आपको क्या पढ़ना है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आप देखेंगे औरंगजेब का दायित्व किस प्रकार से था, इसको देखना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा आता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए फिर। चलें, अगला आपका आता है इकाई 6। इकाई 6 में यानी कि यूनिट 6 में हम क्या पढ़ेंगे, राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी, यानी कि हम जो है मराठा के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, मराठाओं के, और इंक्लूड यानी कि अंडर किसके अंतर्गत, शिवाजी के अंतर्गत मराठों का जो उदय हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शिवाजी के उत्कर्ष के बारे में हमको पढ़ना है, उसके कारणों के बारे में पढ़ना है, मराठा का उत्कर्ष कैसे हुआ, उसमें शिवाजी का क्या नेतृत्व रहा है, या शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्कर्ष के क्या क्या कारण रहे हैं, इन सभी के बारे में प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो अब शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो उनका प्रशासनिक नीति थी, जो प्रशासन था वो कैसा था, उसके बारे में, रेवेन्यू सिस्टम उनका, यानी कि कर जो प्रणाली थी वो कैसी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू, यानी कि उनका जो अवधारणा कैसी थी हिंदुओं के प्रति, इसके अलावा पादशाही जो होता था ये क्या था, इसके अलावा लेटर मुगल्स, यानी मुगलों के बाद भी ये व्यवस्था कैसी थी, तो इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा, मतलब हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इकाई से 7 में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन मुगल पीरियड्स, यानी आपको जो है विकास किसके, एग्रीकल्चर और पेंटिंग का विकास किस प्रकार से हुआ मुगल पीरियड में, इसके बारे में आपको खास करके जानना पड़ेगा। तो मुगल काल में जो आर्किटेक्चर और जो पेंटिंग है, यानी कि जो चित्रकला है, जो आपका जो है वास्तुकला है, इन सभी का विकास जो होता है कैसे होता है, इसके बारे में हमको विशेष करके समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा कि मुगल कालीन सुलेख पर एक टिप्पणी लिखे, या मुगल कालीन चित्रकला पर लेख लिखे, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। तो आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके,
पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ था, लेकिन पानीपत का एक और युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। और आप देखेंगे ये पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये अकबर और हिंदू राजा थे हेमू, उनके बीच में हुआ था। उस समय अकबर मात्र 9 या 10 साल के थे, गद्दी पर बैठे थे, और उसी समय आक्रमण होता है हेमू का, और हेमू खास करके जीत भी जाता। लेकिन क्या हुआ कि एक्चुअली में जो इसके साथ था अब्दुल रहीम खान खाना को आप लोग जानते होंगे, यानी रहीम दास जी को जानते होंगे आप, जो कि हिंदी साहित्य के कवि भी रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े पुजारी भी रहे हैं। तो उनके पिताजी थे जो उनका नाम था बैरम खां। तो बैरम खां जो थे उन्हीं के नेतृत्व में अकबर लड़ रहा था। इसीलिए जो है क्या हुआ, हेमू पराजित होते हैं और इसके पास सेना भी थी। और खास करके आप देखेंगे जो है तमाम प्रकार की चीज़ें होती, कई सारी नीतियाँ होती युद्ध करने की। मैं चर्चा करता रहूँगा इन सभी पर, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म, यानी सूफिज्म माने होता है जो सूफी आंदोलन है या सूफी मत है, इसका विकास कैसे हुआ इंडिया में, इसका विकास देखेंगे। भक्ति मूवमेंट एंड रीस्ट्रेंथनिंग इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि आप देखेंगे भक्ति आंदोलन में आप देखेंगे जो उत्तर भारतीय हैं उनके जो है योगदान क्या रहे हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत में के क्या योगदान है, रामानुजाचार्य के बारे में आपको देखना पड़ेगा, भक्ति आंदोलन में मुख्य उन्हीं का योगदान रहा है। ठीक, तो इसके बारे में सूफी मत क्या देखेंगे, तो इन सभी के बारे में हमको इंडिया में देखना है विस्तार से, तो चर्चा करने हैं हमको। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, ये आपका सिलेबस था जो कि मैंने आपको विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया। आगे चल करके हम और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे आने वाले समय में, चैप्टर वाइज वीडियो भी देने का प्रयास रहेगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के पास। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के, यानी हर सब्जेक्ट के आप मॉडल पेपर, लिखित मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, सिलेबस, चैप्टर वाइज वीडियो और इसके अलावा पीडीएफ नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर आप शुक्ला टी पॉइंट के नाम से उस पर देख सकते हो। और तमाम प्रकार की इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुक्ला टी पॉइंट के माध्यम से लगातार देती जा रही है। तो आप लोग जो है शुक्ला टी पॉइंट को सब्सक्राइब करके अपनी सदस्यता ग्रहण करें और लोगों को रिकमेंड करें शुक्ला टी पॉइंट के बारे में। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग, ओके। सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है सभी दोस्तों को पता चले। और आज रात के 9 बजे से होम साइंस की क्लास होगी, आप लोग इसको जरूर अटेंड करेंगे। मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें रखा गया है ताकि आप लोगों के एग्जाम में 100% यही प्रश्न आए, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले एक वीडियो और अवेलेबल है मॉडल पेपर की, ओके, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर, इससे पहले एक और अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।